जय हिंद। इस वीडियो में हम सीटेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लें क्वेश्चंस को देखेंगे जो 2022 में संभावित है आने की। तो आप सब साथ में बने रहेंगे, कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, हमारे साथ आप भी करते चलेंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में आपको कह रहा है, टीम ए ने पहली पारी में 368 रन और दूसरी पारी में 458 रन बनाए। टीम बी ने पहली पारी में 395 रन और दूसरी पारी में 439 रन बनाए। किस टीम ने मैच जीता और कितने रन से? ये आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन के थ्रू लगाएंगे, लेकिन पहले ये हम समझते चलेंगे कि टीम कितनी है। 2 टीम है। सबसे पहला जो हमारा काम होगा उसको टीम में बंटवारा करना। तो यहाँ टीम कर लेते हैं ए, टीम ए और टीम बी। टीम ई को पहली पारी मतलब फर्स्ट और सेकेंड। तो पहली पारी में टीम ए को पहली पारी में कितने रन मिले? 368। और जबकि वहीं दूसरी पारी में उसने कितना बनाया था? 458 रन। और जब टीम बी की बारी आई, 458 यहाँ सेकेंड पारी में खेला था। और टीम बी की जब बात करेंगे तो 395 पहले में बनाए थे और सेकेंड में इन्होंने बनाया था 439। ये प्रश्न में कहा गया है और आपको बताना है कि कौन सी पारी जीती है और कितने रन से जीती है। तो सबसे पहला काम क्या है कि टीम ए ने पहली पारी और दूसरी पारी दोनों में मिलाकर कितने रन हासिल किए। तो दोनों को क्या करने, प्लस कर लेते हैं। तो 8 8 16, 8 8 16 हो गया आपका। 6 में 5 जोड़े तो 11 हो गया, 11 में 1 जोड़े तो 12 हो गया। 4 3 7, 7 1 8 हो गया। मतलब जो हमारी टीम ए है उसने फर्स्ट पारी और सेकेंड पारी दोनों को मिलाकर 826 रन बनाए, जबकि टीम बी ने 9 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 14 हुआ और 9 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 1 13, 7 7 1 8। जबकि टीम बी ने कितने रन बनाए? 834 रन बनाए। अब देखिए, टीम ए ने बनाया कुल रन 826, टीम बी ने कुल रन बनाया 824, दोनों पारी को मिलाकर। अब उसमें बताना है कि कौन मैच जीता। तो कैसे पता चलेगा? पहली बात, आप 2 तरीके से कर सकते थे। पहला तरीका था फर्स्ट पारी से आप कंपेयर करके कर सकते थे, दूसरे का दूसरे में कंपेयर करके निकाल सकते थे, फिर उसमें से घटाते, जो आता वही आंसर होता। परंतु ऐसा ना करके टीम ए है तो टोटल टीम ए का कितना रन मिला है, टोटल बी का कितना मिला है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस का चिन्ह ऐसे लगा देते हैं। डिफरेंस का चिन्ह का, इस चिन्ह का मतलब ये है कि ज़्यादा में से कम को घटाना। ये नहीं आप कहेंगे कि ये ज़्यादा है तो इसके सामने माइनस लगा है तो माइनस में आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। माइनस में रन आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे जो चिन्ह लगाया गया है ये अंतर का है। अंतर का मतलब ज़्यादा में से कम को घटा देंगे। तो आप 834 में से 826 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा सिर्फ 8 रन, खाली 8 रन मिलेगा। और जो 8 रन मिला वो कौन जीता? टीम बी जीती। देखो, टीम बी के ज़्यादा रन थे टीम ए से, तो आप ये कह सकते हो 826 इज लेस देन 834, या इसी को आप कह सकते हो 834 इज ग्रेटर देन 826। ये प्रक्रिया हुई। तो 8 रन से बी ने जीत लिया। तो ऑप्शन में आपके जो दे रखा है कि टीम ए 18 रन, ये गलत बात है। टीम बी 18 रन, ये भी गलत बात है। टीम ए 8 रन, टीम ए ने मैच जीता ही नहीं है, तो ऑप्शन सी गलत हो गया। तो ऑप्शन डी आपको दे रखा है कि टीम बी ने 8 रन से जीता, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2। एक ट्रेन ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 28 सितंबर 2021 को 5:30 बजे प्रस्थान करती है
और अगले दिन 21:50 चेन्नई पहुंचती है। ट्रेन द्वारा यात्रा में लिया गया कुल समय कितना था, यह आपको बताना है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका ये है आपके लिए कि सबसे पहले ये ध्यान देना है, वो चली कब थी? 5:30 पे। यहाँ पे जो टाइम आपको देखना है, इसको ध्यान में रखिए। जो टाइम आपको देखना है वो क्या देखना है? रेलवे वाली घड़ी को देखना है, जिसमें कितने बजते हैं? आप कहते हैं 24 तक बजते हैं, लेकिन 24 कभी बजता नहीं है, 23 बजकर होता है 59 मिनट। ठीक है, मतलब 24 कभी नहीं बजता है, 24 नहीं बजता है, डायरेक्ट क्या हो जाता है? 00, ऐसे ही, जिसको आप 24 कहें या 12 कहें। ठीक है, तो ये हुआ प्रकार, आपको यह जानकर चलना है। तो 5:30 हो रहा था जब स्टार्ट की ट्रेन। ऐसे यहाँ से स्टार्ट मान लो ट्रेन करती है, ऐसे हमने बना दिया एक चित्र, मान लो ये यहाँ से नई दिल्ली से, ठीक है, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली से ट्रेन स्टार्ट हुई। ठीक, आज का ये दिन है और ये क्या है? शाम है। कैसे पता शाम है? ये तो दिया ही नहीं गया, शाम या सुबह ये नहीं कहा गया है। तो उसने कहा कि 5:30 पे चलिए, 5:30 पे चलिए, अर्थात इससे यह पता चला, रेलवे वाली घड़ी देखते हैं तो 5:30 मतलब सुबह का समय है। तो एक दिन ये हुआ, एक दिन हो गया ये। फिर कहता है अगले दिन वो पहुंचती है कितना? 21:50 पे। अगले दिन वो 21:50 पे पहुंचती है चेन्नई। ठीक है, तो अगले दिन जब 21:50 पे पहुंचेगी तो आप पहले ध्यान में रखिए कि इसको यहाँ से जाने में कितना समय लग रहा है। जैसे एक दिन हुआ, दूसरे दिन जाएगी, रात जाएगी, फिर अगला सुबह आएगा, तब जाके पहुंचेगी, अर्थात उसको 3 दिन लगेंगे। 3 दिन का सफ़र करेगी। अब ट्रेन जब 3 दिन का सफ़र करेगी तो 12 + 12 + 12 आप कर लीजिए। एक तरीका यह है कि आप कर लिए 36 घंटा लगा। ठीक, 36 घंटे लगे। एक तरीका ये है 36 घंटे। दूसरा तरीका क्या है? चाहे ऐसे कर लीजिए, ऐसे ही करिए कि 3 दिन लग रहा है, ऐसे कर लीजिए, चाहे 12 × 3 = 36। ठीक, अब आपको क्या करना है? आपको यही इस बात को ध्यान रखना है कि 21:50 जब वो चला था 5:30 पे, तो कितना और जोड़ दें कि 21:50 हो जाए? तो आप कहेंगे सर 21:50 में से 5:30 अगर कम करें, कम ना करिए, तब इसको क्या और कह सकते हैं? 5:30 को और क्या कह सकते हैं? सीधी सी बात आप कहेंगे सर 17:30। 17:30 ही, हाँ 17:30 कह सकते हैं आप, सीधा सीधा यही ना दिया गया है प्रश्न में, देख लेते एक बार। हाँ 17:30, 17:30 हो जाएगा। अब 17:30 कैसे होगा? देखो, इसको अभी 21:50 को ध्यान नहीं देना है। आपको क्या ध्यान देना है? सबसे पहले कि 5:30 पे चली, रात में गई होगी, फिर दिन में गई होगी, फिर अगले दिन पहुंची। जब अगले दिन उस पहुंचा है तो उसने लास्ट में कहा कि 21:50 पे क्या चेन्नई पहुंच जाती है। इसका अर्थात पूरी यात्रा में उसको 3 दिन का समय लगा। 3 दिन का समय लगा, 3 दिन का नहीं, ऐसे कह सकते हैं 12-12 का 3 टाइमिंग लगा। मतलब एक दिन और आधा दिन, 1.5 दिन लगा। यहाँ एक दिन, हाँ ठीक है, ये एक दिन ठीक है, 1.5 दिन लगा। अब 1.5 दिन लगा तो 12 × 3 = 36 घंटे लग गए। अब 36 घंटे उसको जाने में लग गया। अब आप बताएंगे 36 घंटों को क्या लिख सकते हैं आप? 36 घंटे है, इसको लिख सकते हैं 17:30 को आप 36 घंटे लिख दीजिए। या फिर इसी को आप कह सकते हैं कि 5:30 हो रहा था तो इसको 17 में, अगर इसमें 5:30 को अगर और बढ़ाएं तो क्या जोड़े कि 17:30 हो जाए? तो अभी 12 में आप जब इस 12 में इसको जोड़ देंगे, 12 बजे से टाइमिंग ली जाती है, जब 12 में जोड़ेंगे तो 17:30 प्राप्त होगा। 17:30 प्राप्त हो रहा है, अर्थात 36 घंटे हो रहा है। यही जो 36 घंटे आपका हो रहा है, लिखेंगे 36 घंटे। ठीक, लिख देंगे 36 घंटे। और आपको ये देखना है 36 घंटे पहुंचने के बाद बचा कितना,
कितना और समय लगा, मतलब जो इसके बाद 36 घंटे इसमें करा 21:50 पर पहुंच जाती है, तो 21:50 अर्थात कितने बजे, तो इसी को आप कहेंगे कि 21:50 हो रहा है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे क्या और जोड़ दें कि 24 बज जाए, तो आप कहेंगे हम 4:20 इसमें जोड़ देते हैं तो हमारा कितना बच जाएगा 24। कैसे, 0 हो गया और यहाँ हो गया 60 का 0 हो जाएगा और यहाँ एक इसका उधर, ये मिनट है इधर चला जाएगा उधर, ऐसे नहीं जोड़ना 5 2 7, मान लिया अगर मान लो 7 ऐसे जोड़ लिया, 21 में 4 जोड़ा 25 हो गया, लेकिन ऐसे नहीं जोड़ेंगे, ये गलत हो गया। ठीक, आप जब जोड़ेंगे तो 4:20 मिल जाएगा। 4:20 पे वो क्या होगी, चेन्नई पहुंच जाएगी। 4:20 पे चेन्नई पहुंची है, अर्थात कुल समय कितना लगा है, तो आप कहेंगे कुल समय बराबर, ऐसे लिखेंगे कुल समय 36 घंटा प्लस 4:20, तो 36 में 4 जोड़ेंगे तो हो गया 40 घंटे 20 मिनट। यह आपका क्या हो जाएगा आंसर, जिस ऑप्शन में आपको दे रखा है 40 घंटे 20 मिनट, वही ऑप्शन आपका क्या राइट हो जाएगा। ज़्यादा नहीं समझना है, थोड़ा बहुत समझना है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित विकल्पों में से उस संख्या को पहचानिए जो 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं है। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है 210, ए ऑप्शन। ऑप्शन बी आपका है, यहाँ पे दिख रहा है 280। ऑप्शन सी आपका क्या है 630। ऑप्शन डी आपका दिया गया है 420, है ना। तो आपका पहला काम जो होगा इसका फैक्टराइजेशन करना, मतलब इसको गुणनखंड में तोड़ना। इसके 2 तरीके हैं, आप चाहें तो भाग विधि भी कर सकते हैं, गुणनखंड भी। देखिए इसको क्या करना है, आपको तोड़ देना है। तो सबसे पहले इसको तोड़ने का हम नॉर्मल तरीका आपको सिखा देते हैं, सिंप्लीफिकेशन में सिखाते रहते हैं। तो यहाँ पे भी ध्यान रखिए, आपको बेसिक भी मैथ नहीं आता है तभी आप जान जाएंगे। देखो ये लिखा है कितना 21 और इसके साथ 0 है, अर्थात इस 0 का मतलब 10 है। 10 से 21 में गुणा करेंगे तो 210 हो जाएगा। अब इसको छोटा फैक्टर और क्या कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर ये 21 अपनी जगह है ना। 21 से इसको तोड़ नहीं सकते क्योंकि 21 एक ऋण संख्या है, नहीं सॉरी ऋण नहीं है, विषम संख्या है। अब देखो यहाँ पे आ गया हमारा क्या, और छोटा करिए 10 को आप क्या 5 गुणे 2 लिख सकते हो। और 21 को फिर से क्या करें, 21 7 त्रिक 21 होता है, गुणे 3 5 गुणे 2। मतलब आपको जो भी नहीं आ रहा है छोटे पार्ट में तोड़ दीजिए, फिर उसको और छोटा पार्ट में तोड़ दीजिए। तो यहाँ पे क्या बना 7 3 5 2। अब इससे छोटा पार्ट में नहीं टूट सकता, तो ऐसे तोड़ लेंगे। और तोड़ने के बाद प्रक्रिया में कह रखा है कि वह किससे 5 और 7 का गुणज है। 5 और 7 का गुणज है, तो इसका अर्थ ये है, क्या इसका हमने जो फैक्टर किया इसमें 5 और 7 मिल रहा है, तो आप कहेंगे जी सर 5 और 7 ऑप्शन ए में मिल रहा है। लेकिन उसने कहा है प्रश्न में नहीं है, नहीं पे जोर डालें, कहा नहीं है अर्थात ये है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया गलत। इसमें फैक्टर करने पे 5 और 7 आ रहा है, अर्थात जब भाग देंगे तो 5 और 7 कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं वाला गलत हो गया। मतलब ये हो रहा है इसलिए गलत है। यहाँ पे आएंगे, इसमें देखें, यहाँ आप लिख सकते हैं 28 गुणा 10। इसको तोड़ेंगे तो 7 चौका 28 होता है, तो 2 गुणा 2 7 चौका 28 हो गया, गुणा में 5 गुणा में 2। अब यहाँ चेक करेंगे सेम प्रोसेस, यहाँ भी 7 है यहाँ 5 है, अर्थात ये भी गलत। समझ में आ रही बात कि क्यों गलत हो रहा है। प्रश्न में कहा है कि आपसे कि संख्या को पहचानिए जो 5 और 7 का गुणज है। 5 और 7 का क्या हो गुणज हो, मतलब जो जिसको फैक्टर आप करें वहाँ पे 7 और 5 नहीं आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ तो आ गया, तो ये नहीं बना। आ गए 63 गुणे 10। सबसे आसान तरीका है फैक्टर करने का, आप 10 को अलग कर दीजिए, फिर उसके बाद 63 बचा तो आपका पहाड़ा पढ़ सकते हैं, इतना तो पता ही होगा। 7 9 63, 7 गुणे 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, गुणा में 5 गुणा 2। अब देखिए
ऑप्शन इसमें भी क्या है, यहाँ 7 है, यहाँ पे 5 है, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी आँख मूंद के आप सही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बता दें यहाँ पे 42 गुणे 10 करेंगे, बराबर लिखेंगे 6 सत्ते 42, मतलब 3 गुणा 2 गुणे 7, फिर लगाएंगे गुणा, फिर होगा 10 के लिखेंगे 5 गुणा 2, तो यहाँ तो ये भी हो गया, कहीं गड़बड़ हो गया क्या? 7 छक 42 बिल्कुल, यहाँ भी हो गया। तो प्रश्न में देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कितना, 210, 280, 630, 42, 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं। अच्छा, 7 और 5 का गुणज है लेकिन 6 का गुणज नहीं है। तो देखो क्या इसमें 6 का गुणज है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। कैसे? 2 और 3 बचा, 2 और 3 को क्या कह सकते हैं, 2 3 6, मतलब ये 6 का गुणज है, ये गलत हो गया। यहाँ आएंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ 8 आ गया। यहाँ क्या करेंगे, देखो 3 दूना 6 गुणे 3, मतलब 6 मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ आए 2 3 6, यहाँ 6 गुणे 2 मिल रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 8 आ रहा है, 8 गुणज में नहीं है, 8 का गुणज है जबकि 6 का गुणज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका लॉक कर दिया जाए। राइट क्या है? बी, क्योंकि उसने यह शर्त रखी है 5 और 7 का गुणज होना चाहिए लेकिन 6 का ना हो। तो 7 और 5 का गुणज है, यहाँ पे 6 का भी गुणज है, और इस वाले में भी क्या 7 और 5 का है, 6 का भी है, 7 और 5 का है, 6 का भी है। पर ऑप्शन नंबर बी एक ऐसा है जिसमें 6 का गुणज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 बार 2 बच रहा है, बाकी और कुछ नहीं बच रहा है। तो 3 बार 2 का गुणा का मतलब 8, 8 6 से नहीं कटता, ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या अगला, निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममितीय रेखाएं हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग ऐसे प्रश्न को गलत करके आते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे, आप गलती नहीं करेंगे, ठीक, आपको गलती नहीं करनी है। तो क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में आपका दे रखा है ई, ई में आपको बताना है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों। हम आपको बताएं, ऐसे आप बनाएंगे एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, क्या हो गया वाई एक्सिस। क्या ई को ऐसे बनाने पर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों संभावनाएं संभव हैं? तो आप बताएंगे सर नहीं। क्यों नहीं संभव है? ठीक, अब क्यों नहीं संभव है? कहेंगे सर ये तो हो ही जा रहा है, ये भी हो गया, लेकिन आप इसको नोटिस करिए, इस बात को, क्षैतिज का अर्थ ये है, क्षैतिज का अर्थ ये है कि एक समान पड़ी रहे। अगर यहाँ पे सिर्फ ऐसे होता, एक एफ होता या ऐसे ही सिर्फ होता, तब ये हो जाता, परंतु इस प्रक्रिया में नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन 1 आपका क्या है? गलत है। ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी आपका देख रखा है टी, तो टी में देखिए ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, ठीक। अगर यहाँ पे प्रक्रिया क्या होती कि अगर समांतर ऐसे रेखा होती, फिर उस पे ऐसे कहीं होता, तब हो जाती, लेकिन किसी टी बन रहा है तो टी पे अक्ष तो बनेगा, लेकिन एक ही अक्ष दर्शाए। जैसे हम अगर इसको मिटा दें तो टी तो है, लेकिन ये क्षैतिज हॉरिजॉन्टल नहीं दिखा रहा है, मतलब ऊर्ध्वाधर तब नहीं दिखाएगा। अब टी है तो ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर भी ऐसे रहे तब ऊर्ध्वाधर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत, ठीक। ऑप्शन नंबर आएंगे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर, अच्छा सी आपको क्या दिया गया है? वाई, तो आप बना लेंगे, ऑप्शन सही कर लेंगे, टी वाले में ऐसे होगा। आएंगे हम वाई पे, ऑप्शन डी कर लें, तो वाई यहाँ दिया गया है, तो वाई में ऐसे है, ऐसे है, यहाँ पे एक्सिस बनने की कोई चांसेस नहीं है, इसलिए पूरा गलत है। अब बताओ इस एक्सिस से कुछ रिलेटेड है? ऐसे ऐसे एक्सिस होगी ये वाली, और ये वाली एक्सिस ऐसे ऐसे होगी, ऐसे ऐसे, तो इसमें संभावना है वाई की, तो आप कहेंगे नहीं। आते हैं नेक्स्ट पे, ऐसे अगर हम खींच दें, एच बना दें, तो क्या संभावनाएं है? तो कहेंगे बिल्कुल सर है। क्यों? क्योंकि इसमें और ऐसे क्षैतिज बनाई जा सकती है,
और इसमें भी ऐसे क्या हॉरिजॉन्टल खींची जा सकती है, ऊर्ध्वाधर भी खींची जा सकती है, क्षैतिज भी खींची जा सकती है। इसलिए जो एच वाला ऑप्शन है जो भी है वही आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक, प्रश्न संख्या 5 इंपॉर्टेंट है। नीचे दिए गए दो कथनों को अभिकथन P और कारण R की तरह चिन्हित अंकित किया गया है। अभिकथन P का है गणित पाठ चर्चा को सुसंगत होना चाहिए, और कारण क्या है R के लिए, विद्यार्थी देख सकते हैं कि कैसे एक गणितीय विचार मत दूसरे के साथ जुड़ता है और इस प्रकार के वे नई समझ और कौशल को विकसित करने में सक्षम होते हैं। तो सही विकल्प इनके लिए क्या होगा? पहला विकल्प ये है कि P और R दोनों सही हैं। दूसरा है R सही उसी में और R सही कारण है P का। तो ये तो ठीक ही लग रहा है। B देखते हैं। P और R दोनों सही हैं परंतु R सही कारण नहीं है। देखिए, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है अभिकथन। क्या अभिकथन? यदि अभिकथन आप स्पष्ट रूप से पढ़ लिए, अभिकथन आपका सही हो गया तो कोई आपको गलत नहीं काटेगा। कहता है गणित पाठ चर्चा की सुसंगत होनी चाहिए, मतलब उसने पहले कहा है कि सुसंगत हो, सुसंगत, जो भी पढ़ाई हो रही हो वो सुंदर और सबके साथ मिलकर हो रही हो। ठीक, जितने भी बच्चे हों सब साथ में पढ़ रहे हों और सुंदर ढंग से पढ़ें। ठीक, गणित की इस बात में इसके अभिकथन जो कहा गया है उसको कहा गया है। लेकिन कारण क्या था विद्यार्थी के लिए? विद्यार्थी देख सकते हैं कि कैसे एक गणित विचार मत दूसरे के साथ जुड़ता है। बिल्कुल, जब एक साथ सब लोग बैठे रहेंगे ग्रुप में और सबको एक व्यवस्थित ढंग से सुंदर तरीके से पढ़ाया जाएगा तो बच्चे अपने मन में विचार तो करेंगे ही, और इस प्रकार वे नई समझ और कौशल को विकसित करने में सक्षम रहेंगे। हाँ बिल्कुल रहेंगे, एकदम राइट है। जब साथ में बैठेंगे और नई चीज़ें अच्छे तरीके से बताई जाएंगी तो उनके मन में क्या आ जाएगा, विचार आएगा, है ना, और तर्क की भावना उठेगी, और जब तर्क की भावना उठेगी तो उनके मन में क्या होगा, नए नए प्रश्न बनेंगे, है ना, और नए नए सोचने की क्षमता होगी, तो उनके कौशल और सब में क्या होगा, विकास होगा, जिससे कौशल को विकसित करने में उन सक्षम हो पाएंगे। मतलब स्वयं से वो क्या कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने और समझने की कोशिश कर पाएंगे। ये मतलब राइट, एकदम राइट बातें की गई हैं। अर्थात जो कहा गया है, पी ने जो कहा है वह आर के लिए पूर्ण रूप से क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो पूर्ण रूप से जब संतुष्ट करता है तो ऑप्शन ए आपको कहा पी और आर दोनों सही हैं, तो पी और आर दोनों सही हैं। ठीक है, उसी में कहता है और आर सही कारण है, आर सही कारण है, मतलब जो इसमें कथन का कारण जो कहा गया है कि विद्यार्थी देख सकते हैं कैसे गणित विचार मत दूसरे से साथ जुड़ता है और इस प्रकार वे नई कौशल को विकसित कर सकते हैं। ठीक, ये पूर्ण रूप से कारण भी एकदम क्या है, स्पष्ट है, आर एकदम राइट है। यही बात बतानी थी पी का। तो पी के संदर्भ में ही कहा जा रहा है, इसको ध्यान रखिए, जो आपका कारण है उसका संदर्भ किससे है, अभिकथन से। जो कारण है उसका संदर्भ किससे है, अभिकथन से। तो कारण का संदर्भ अभिकथन से होगा तो इस प्रक्रिया में आप कहेंगे कि आर जो है वह क्या है, कारण है पी का। आर जो है वह कारण है पी का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस आपके क्या हो जाएंगे, गलत। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप बताएंगे कि क्लास कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर दें। जय हिंद।